हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा 2022-23 की हम प्रिपरेशन यहाँ पर इस चैनल पर हम कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश में बोले तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होती है उसकी हम प्रिपरेशन यहाँ पर इस चैनल पर कर रहे हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाल रखी हैं ऑलरेडी। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, ये सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा के नाम से बनी हुई है, तो वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपने सारी वीडियोस अच्छे से कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस ये शर्त ये कि आपको उनको लिख कर अच्छे से समझ कर, जैसा मैंने समझाया है वैसा समझ कर आपको उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको आगे भी जब आप 9th 10th 11th 12th पढ़ोगे ना, तो आपको आगे भी बहुत काम जो मैंने समझाया है वो बहुत आपको काम आएगा, ठीक है। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। और साथ ही अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी आपके पर्सनल ग्रुप हैं, सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं और मोटिवेट होऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सारे व्यूज़ भी देखता हूँ, सब कुछ मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यदि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मेरा मन करेगा कि हाँ और मैं वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, मुझे और मोटिवेट कीजिएगा। सारी वीडियोस जो हैं आप शेयर कीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स में, ठीक है। तो आज हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अभी तक मैंने मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं कराया है। आज मैं आपके लिए ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ और उसके सारे सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ओके। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है 1,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको मतलब इंग्लिश में बोले तो CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है। तो वो किस तरह से निकलेगा वो आप थोड़ा सा समझिएगा, किस तरह से वो निकलेगा। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो 1,000 जो है ना, 1,000 को क्या बोलते हैं हम, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, P से हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ध्यान रखना आप थोड़ा सा। और 10% ये है R का जो वैल्यू आ जाएगी वो 10% आ जाएगी। आपको अभी समझ में आएगा, बस आप ये याद रखो जो मैं लिख रहा हूँ ये अभी, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 वर्ष है, ये 3N की वैल्यू है, मतलब समय की वैल्यू n, समय मतलब टाइम की वैल्यू n बराबर क्या आएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला और मिश्र धन का फॉर्मूला आप याद रखना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है और मूल मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, ओके। 1,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का निकालने का फॉर्मूला ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ पे होता है मिश्र धन माइनस कर देंगे मूलधन। ये मतलब रेट जो है, ब्याज कितना है हमारे पास 10% है। और n की वैल्यू, n मतलब क्या, समय को किससे n ले लेना, ठीक है। n क्या हो जाएगा हमारे पास 3 वर्ष, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। किस तरह से निकलेगा, जल्दी से देखो। P मूलधन कितना दिया है, यहाँ पे ये P है ना, P 100 दिया है, सॉरी 1000, 100 नहीं 1000। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू देखो 10 है ना, फिर 100 हो जाएगा। और N की वैल्यू दी है, मतलब समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो यहाँ देखना आप ध्यान से थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस, यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान से देखना आप थोड़ा सा। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगी, 1/10 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 1000, फिर यहाँ पे हम LCM ले लेंगे,
तो इसके अपोन में 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10, लघुत्तम क्या आ जाएगा 10। फिर यहाँ का 1 की टेबल हम 10 में बोलेंगे, कितनी टाइम्स जाएगी 10 टाइम्स। 1 की टेबल हम 10 में बोलेंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा ऊपर कर देंगे, है ना, या 10 का गुणा इधर कर दो और 1 का इधर कर दो। 10 का इसमें किया 10 एक 10, 1 का इसमें किया 1 1 जा 1, ये हो गया अपॉन पावर कितनी है 3। ठीक, अब क्या करेंगे 1000, यहाँ पे देखना 10 और 1 11 हो जाएगा, बटे 10 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, 1000, फिर 11 को हम 3 बार लिखेंगे, 3 बार लिखकर गुणा करेंगे। कितनी बार लिखकर 3 बार लिखकर उसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप गुणा कर लेना, यहाँ पे आएगा 1331। ठीक है, 1331 1331 और 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आता है। 10 का गुणा 3 बार करो, 10 गुणित कितना आएगा 3000। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू मतलब मिश्र धन कितना आ जाएगा, अब देखो फ्रेंड्स हम हमारे पास अब देखो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। CI इज इक्वल टू ए मतलब मिश्र धन। मिश्र धन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 1331। कितनी आई थी 1331 माइनस मूलधन क्या है, मूलधन जो हमने दिया था, कितना दिया था 1000, है ना, उधार मतलब हम जो देते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ 331 जो ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया है ऑप्शन में, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है। तो याद रखना 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि एक लड़के की वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, फोकस्ड होकर समझना। देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे करेंगे हम, एक लड़की की वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, है ना। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। एक लड़के की वर्तमान आयु मतलब मान लो किसी भी व्यक्ति की, जैसे मेरी मान लेता हूँ, ठीक है, मेरी मान लेता हूँ मैं कि मेरी जो आयु है वो अभी मेरी आयु है 21 मतलब 22 साल है। अभी मेरी आयु कितनी मान लो 22 साल है। कितनी साल है 22 साल है। तो 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी बताओ। अभी मेरी आयु 22 साल है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी जल्दी बताओ। तो कितनी होगी जल्दी बताओ। हाँ कितनी होगी 32, है ना, 32 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें 10 हम ऐड कर, 10 साल बाद बोल रहे ना, वो बोलते 10 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी, तो मैं इसमें से क्या कर देता, मैं 10 साल बाद अगर 10 साल पहले वो पूछता, 10 साल पहले पूछता तो मैं क्या कर देता, माइनस कर देता। क्या कर देता, माइनस। तो मेरे पास कितना आ जाता, कितना आ जाता जल्दी बताओ, 12 आ जाता। कितना आ जाता, 12 आ जाता, है ना। यदि पहले पूछता, क्या पूछता कि 22 साल, यदि मेरी अभी वर्तमान मतलब अभी मेरी अभी आयु है 22, अभी है 22 साल, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा है 10 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 32। वो पूछता कि 10 वर्ष पहले कितनी है, 10 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप बोल दो कि 12 साल थी 10 वर्ष पहले। ठीक है, मतलब पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, बाद में बोलेगा कि बाद में बताओ, 10 वर्ष बाद बताओ कितनी आयु, तो 32। तो इस तरह से ही इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझना। फिर से मैं समझा देता हूँ कि मेरी आयु कितनी है, मान लो 22 साल है। अब वो मुझसे बोल रहा है कि आपकी बताओ 10 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी है। तो सिंपल सी बात है, हम 10 उसमें जोड़ देंगे, 10 वर्ष बाद हमारी आयु आ जाएगी। लेकिन वो हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछता कभी, क्या पूछता कि 10 वर्ष पहले बताओ, क्या बताओ 10 वर्ष पहले बताओ मेरी आयु कितनी होगी, तो आप उसमें से क्या कर देते, 10 माइनस कर देते, जैसे ही 12 आ गया। ठीक है, यदि आप कोई भी कुछ क्वेश्चन, यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन को इसी तरह से हम करते हैं, इसी तरह से यही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। देखो क्या करेंगे, एक लड़के की वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है, मतलब मान लो उस लड़के की आयु, जैसे अभी हमने 22 मानी थी ना, वैसे ही उस लड़के की आयु मान लो इतने वर्ष है। यहाँ पे 20 25 को x की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो ये है 22 की जगह पे ये है ना, ये वाला। अब आपको लिखा 10 नहीं, 10 वर्ष में 10 वर्ष
देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा, है ना। तो गोले की त्रिज्या को यदि क्या कर दें हम, देखो हमने अभी फर्स्ट ये किया था, हमने ये क्वेश्चन किया था, इसका मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आपके सामने आने वाला है, इनमें से कोई नहीं, ये आएगा, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है x+3 आएगा, जो यहाँ पर नहीं है ना। तो इसका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, तो यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा, तो उसका आयतन 2 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आप ध्यान से समझिएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या को यदि हम दुगना कर दे, त्रिज्या मतलब जैसे ये गोला है हमारे पास, है ना। अब ये इसकी त्रिज्या है, ये कितनी है, त्रिज्या है r है, ये क्या है, ये त्रिज्या r दी हुई है ना। तो यदि इसको हम दुगना कर दें, इसको क्या कर दें, दुगना कर दें, जैसे इसको ऐसा कर दें, इतना कर दें, है ना, और भी हो सकता है। तो इसको हम यदि दुगना कर दें, दुगना का मतलब ज़्यादा, दुगना कर, 2 गुना, है ना, यदि हम कर दें तो इसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा, है ना, गोले का आयतन क्या होगा। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोले का आयतन क्या, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ये होता है गोले के आयतन का फॉर्मूला। तो आपसे बोल रहा है कि यदि मैं इस त्रिज्या को बढ़ा दूं, इस त्रिज्या को मैं दुगना कर दूं, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, देखो यदि आप इस त्रिज्या को बढ़ा दोगे, इस त्रिज्या को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, 2 गुना कर दोगे, तो ऑब्वियसली इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आयतन, ये आयतन भी क्या हो जाएगा। मान लो इस गोले का जो इस पूरे का है, मान लो इसका आंसर है 5, कितना है, 5 है, मतलब गोले का आयतन अभी 5 है, और उसकी त्रिज्या आपने बढ़ा दी, मतलब ये त्रिज्या जो थी ये बढ़ा दी आपने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली ये त्रिज्या आपने बढ़ा दी, तो 2 की घात 3 थी ना, या इसी थी, दुगनी कर दी मान लो, ठीक है, क्या कर दुगनी, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब आयतन भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप त्रिज्या यदि बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसका आयतन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन में त्रिज्या आ रही है। जब इसका गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं तो त्रिज्या आ रही है, और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। पिछले जो प्रीवियस पेपर उनमें ये पूछा गया है क्या, कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगमन केंद्र क्या होता है। त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। देखो जैसे ये मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, त्रिभुज मैंने बनाया, जिसका इसका नाम है ए, ये दे दिया ए, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से ये जो ए बिंदु है, बिंदु ए से मैं बी सी जो भुजा है उस पर एक क्या डाल रहा हूँ मैं, बी सी जो भुजा है उस पर मैंने एक मध्यिका खींच दी, इसको क्या बोलते हैं, मध्यिका बोलते हैं, ठीक है, मध्यिका खींच दी। अब मैं बिंदु बी से एसी रेखा पर, एसी भुजा पर एक और मध्यिका खींच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बिंदु सी से ए बी पर एक और मध्यिका खींच रहा हूँ, खींच दी मैंने। तो अब जो ये पॉइंट आया, हमने ये जो तीनों रेखाएं मैंने खींची, इन पर जो ये बिंदु आया, ये इसी को बोला जाता है इसी को क्या बोला जाता है, त्रिभुज की मध्यिकाओं का संगमन केंद्र, है ना, ये संगमन केंद्र है। तो इस केंद्र को हम क्या बोलते हैं, तो इस केंद्र को हम बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं इसको, है ना, केंद्रक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, केंद्र भी बोलते हैं और गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, आप याद रखना, ठीक है। इसको किसको, ये मैंने जो डार्क ज़्यादा कर दिया ना, ये बिंदु, ये वाला बहुत बड़ा, ये इसको क्या बोलते हैं हम, संगमन केंद्र भी बोलते हैं, केंद्रक भी बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं या गुरुत्व भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है ना। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फोकस्ड होकर, और मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, निम्न में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है। तो कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज बनाती है वो हम देखते हैं। पहले देखो, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज कौन कौन सी बनाती है। जैसे आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज कैसा होता है, वो ध्यान से समझना।
समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, जैसे हम इसको ए बी होता है ना, उसके सामने की भुजा क्या होती है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं हम लंब। आप सभी को पता होगा ये लंब है और समकोण त्रिभुज है ये, और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण, ठीक है। और आधार नीचे होता है लंब, ये स्ट्रेट जो दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको बताना है समकोण त्रिभुज की भुजा कौन सी, मतलब जैसे ये एक है तो ये एक ही हो जाएगी क्या, दो, तो बताओ इसमें से यदि हम देखें, इसमें से फर्स्ट वाला यदि हम देखें 1 2 3, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद लंब और आधार कोई सा भी ले सकते हैं, लंब हम 1 बोल देंगे, आधार 2 बोल देंगे, लेकिन कब बोलेंगे वो आप यहाँ से ध्यान से समझना। जैसे देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, प्लस आधार बेस का स्क्वायर, है ना, ये होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखना, लंब और यदि आधार को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाता है, कर्ण के बराबर आ जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। कौन बोलता है, ये पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि यदि समकोण त्रिभुज का आप यदि लंब का स्क्वायर, मतलब लंब की घात 2 और आधार की घात 2 दोनों का आप जोड़ दोगे तो वो कर्ण के बराबर आ जाती है। तो आप बोल दोगे कि ये भैया समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। मेरी बात को आप थोड़ा समझना। जैसे हम ये फर्स्ट वाला ए वाला ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ए वाला हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए वाला। तो ए वाला आप देखिएगा, जैसे ए हमने ये लिया तो देखो लंब क्या है, 1, तो 1 की घात 2 क्या हो जाएगा, 1 की घात 2, आधार कितना है 2, तो 2 की घात 2, कर्ण कितना है 3 की घात 2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, है ना, 3 गुणित 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 ही आ जाता है, 1 को 1 करेंगे तो, और 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 1 1 करना 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये इनका गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 4 और 1 5, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आ रहे क्या, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है, ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब हम इसको चेक करेंगे बी वाले को, है ना, चलो बी वाले को चेक करते हैं। देखना बी वाले को चेक करेंगे, किसको करेंगे, बी वाले को। यहाँ ध्यान से देखना आप थोड़ा सा, देखो कर्ण, अब कर्ण इनमें से कौन सा होगा बताओ जल्दी से, सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी भुजा तो 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। अब लंब कोई सा भी ले लो, 7 लंब ले लो, 7 क्या ले लिया हम, 7 लंब ले लिया, आधार क्या ले लिया 24 ले लिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, कर्ण कितना है हमारे पास 25, कितना है 25 की घात 2, लंब कितना है 7 की घात 2, आधार कितना है, बेस कितना है 24 की पावर 2, 25 की घात 2, 25 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 7 की घात 2, 7 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 24 की घात 2, 24 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 आ जाएगा, 24 का गुणा 24 में करेंगे 576 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, देखो है ना, ये गुणा आपको पहले से करके देखना पड़ेगा, तब होगा, है ना। देखो अब क्या करेंगे, देखो 625, अब इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 625, तो देखो ये दोनों बराबर हैं और यही तो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्या है, निम्नलिखित चित्र में संगत कोण है, तो इसमें से संगत कोण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है A और 5। तो कैसे है वो आप समझिएगा किस तरह से है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में संगत कोण कौन सा है ना, संगत कोण कौन सा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे यहाँ पे आपसे बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची, ये खींची, ठीक है, और एक और रेखा, मैंने 2 रेखा, संगत कोण हम तभी बता पाते हैं जब 2 रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तभी हम बता सकते हैं संगत कोण, ठीक है ना। और भी यदि कोई त्रिभुज होता है तो वहां पर भी हम संगत कोण बता सकते हैं, पर वो कैसे बताते हैं आप ध्यान से समझना। जैसे ये तिर्यक रेखा यहाँ से जा रही है प्रतिच्छेद होकर, तो इस रेखा पर, केवल इस रेखा को देखना भी, इस रेखा पर मान लो कोण यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है कोण, यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब ये कोण तो बन रहा है यहाँ पर
ये कोण यहाँ पे बन रहा है। तो अब बताओ इसी रेखा पर वैसा का वैसा ही कोण कहाँ बनेगा, वैसा का वैसा ही कोण कहाँ पर बनेगा। मान लो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये इस इधर बन रहा है, किधर बन रहा है, इधर। तो अब यहाँ पर भी बताओ यहाँ पर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर इधर बन जाएगा, वैसा का वैसा ही उसी तरीके से, उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ये बन रहा है तो ये यहाँ पर बन जाएगा। और देखो, है ना, और देखो आप, जैसे कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो इस रेखा पर कैसे बन जाएगा, ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर इस रेखा के ऊपर बना है ना, तो इस रेखा के ऊपर ही बनेगा, वैसा का वैसा ही कोण ये बन गया। तो ये जो कोण होते हैं, ये कौन होते हैं, संगत कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं ये संगत कोण। आप पिक्चर याद रखना, चित्र आप याद रखना, ये चित्र आप क्या करना, याद रखना कि इनको क्या बोला जाते हैं, संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण। जैसे हमारी उंगलियां हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हमारी उंगलियां यदि हम देखते हैं तो ये भी क्या है, एक दूसरे के संगत है। जैसे ये उंगली इस उंगली के संगत है, ये उंगली इस उंगली के संगत है, ये जो उंगली है वो इस उंगली के संगत है। तो ऐसे है, ये भी क्या है, इस प्रकार ये क्या है, संगत है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और आपको बताऊं, जैसे ये हमने खींची है ना, ये खींची, ये रेखा जा रही, तो अब यहाँ पर ये कोण यहाँ बन रहा है, तो बताओ अगला कोण कहाँ बनेगा, संगत कोण, वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि इस रेखा के ये कोण है इस रेखा के नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तभी हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण कौन से कोण है, संगत कोण है। ठीक है, तो अब आप ये चित्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताओ इसमें, किसमें, इस ऊपर वाले में संगत कोण क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या होगा संगत कोण, जल्दी से क्या होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, संगत कोण कौन सा होगा। देखो यहाँ पे बन रहा है ये वन बन रहा है, वन। अब यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही इस रेखा पर बन रहा है, ऐसा का ऐसा ही कोण बन रहा है, ये वन वाला। तो इस रेखा पे अब देखो वैसा का वैसा ही कोण ऊपर की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर बन रहा है ना वन, तो यहाँ पर भी देखो ऊपर की ओर कौन सा कोण बन रहा है, ये बन रहा है 5। तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, यही तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो इसी तरह से संगत कोण देखते हैं। ठीक है, अब आपको मैं और भी बता देता हूँ, जैसे आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण देखो, आसन्न कोण क्या होता है, जैसे ये रेखा जा रही है ना, आसन्न कोण क्या होता है वो देख लेना, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आसन्न कोण क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे मान लो ए है, क्या है ये ए है ना, फिर ये क्या है बी है, और ये क्या सी है, और ये डी है। ठीक है, तो अब आसन्न कोण किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, आसन्न कोण किसे कहेंगे हम, आसन्न कोण हम किसे कहेंगे वो देखना। देखो ए बी डी, ध्यान से देखना, ए बी डी कोण, ए बी डी, मान लो ए बी डी का मान है हमारे पास 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ए बी डी ये वाला कोण, ये वाला इस कोण का मान कितना है, 60 डिग्री, है ना। अब देखो सी बी डी कोण सी बी डी, मान लो इसका मान है 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अब ये क्या कर रहा है, एक उभयनिष्ठ भुजा पर बन रहे हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। 60 डिग्री भी उसी भुजा पर बन रहा है, इस भुजा पर, और 120 डिग्री भी इसी भुजा पर बन रहा है। तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, हमेशा याद रखना, आसन्न कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। संपूरक, इन दोनों कोणों को हम संपूरक कोण भी बोलते हैं, आसन्न कोण भी बोलते हैं, एक ही बात है। संपूरक कोण बोले या आसन्न कोण, लेकिन आसन्न कोण में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, आसन्न कोण में क्या होता है कि जो कोण बन रहे हैं जहां पर उनकी उभयनिष्ठ जो ये भुजा है, ये उभयनिष्ठ रहती है, मतलब ये दोनों कोणों में रहती है, समान रहती है। इस कोण में भी ये भुजा आएगी, ये जो वाली भुजा, ये इस कोण में भी आएगी और इस कोण में भी आएगी, और दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 दे दी, जैसे इसी में पूछे आपसे कि इसमें आसन्न कोण बताओ कौन से होंगे, तो इन दोनों में आसन्न कोण कौन से हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4, क्योंकि ये एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बन रहे, इस पर है ना, इस पर जा रहे हैं, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण। ठीक है, ये होते हैं आसन्न कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक किन्हीं भी दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा न्यून कोण किसे कहते हैं, जैसे आपको मैं यदि और भी बताना चाहूँ तो वो भी आप देख लो, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, देखो और भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो न्यून कोण किसे कहते हैं,
न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच, लेकिन ये दोनों नहीं होना चाहिए। 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर चलेगा, है ना, कम चलेगा। 90 डिग्री, 0 से क्या लिख देते हैं, 0 से अधिक 90 डिग्री से कम, ठीक है। 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम ये होता है न्यून कोण, ठीक है। और समकोण क्या होता है? समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं हम? समकोण कहते हैं, 90 डिग्री। अब उसके बाद आता है अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ये क्या होता है? अधिक कोण बोलते हैं। इन 90, यदि मान लो 95 डिग्री का कोण रहा है, कितने डिग्री का रहा? 95 डिग्री का कोण रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है, क्या हो गया? न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया। उसके बाद आता है ऋजु कोण या सरल कोण। एक और बोला जाता है सरल कोण। सरल कोण या बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ठीक है। सरल कोण या ऋजु कोण किसको कहा जाता है? 180 डिग्री को। 180 डिग्री को हम सरल कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं, ठीक है। संपूरक कोण तो आपको पता ही चल गया है ना। चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, खाली स्थान भरिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आपको देखो ये सर्वसमीकाएं याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वसमीकाएं याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो आ जाएगा ए वाला आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए वाला, क्योंकि a + b की घात 3, a की घात 3, b की घात 3 और फिर क्या आता है? 3ab आता है, ठीक है। तो मैंने और भी मोस्ट टाइम पे इसमें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, सर्वसमीकाएं 1 या 2 ज़रूर आती हैं, 1 या 2 आपसे पूछी ही जाएंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और मैंने और भी मोस्ट टाइम पे करवाई हुई है, तो देखिए ध्यान से, ठीक है। उन सर्वसमीकाओं को आप अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वो आपको 9th 10th 11th 12th में जहाँ तक आप पढ़ोगे ना, वहाँ तक ये सर्वसमीका आपको काम आएंगी, ठीक है। तो इस बहाने, इस परीक्षा के बहाने आपको वो सर्वसमीकाएँ भी याद हो जाएंगी आपका, और वो आप एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा मिलेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अपनी कॉपी में नोट डाउन लिख कर याद कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में लिखना ज़रूरी है। आप प्लीज़ इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखकर इनको याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट टाइम पे सर्वसमीकाएँ हैं। क्या पूछा गया हमसे? यहाँ पे हमको बताना है कि ये फिलिंग द जो ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये सारी जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकाएँ हैं, सर्वसमीकाएँ, इनको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं, ठीक है। जितनी भी आपको मोस्ट टाइम पे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, वो हम सारी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, देखना ध्यान से। पहले ये तो आपको देखो, ये क्या आएगा, इसका मैं बताऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3ab, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a + b की घात, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, 3ab, a प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा a + b। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, देखो a + b की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। अब ये जो 3ab लिखा ना, इसका गुणा इसमें कर दो, केवल इसमें a में। तो देखो 3 तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, a का इसमें गुणा करेंगे तो आधार समान होने पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। मतलब एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर है पावर, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? a की घात 2 हो जाएगा, और b तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है तो ये प्लस लगा दो। अब ये पूरे का जो मल्टीप्लाई है इसमें करना है, इसमें, तो ये 3 तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, है ना, संख्या गुणा करने के लिए। तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, a भी ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं गुणा करने के लिए। लेकिन b का गुणा जब b में करेंगे गुणा, तो आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, तो 1 और b की घात 2 हो जाएगा, इस तरह से। पहले इसमें a में करेंगे तो a की घात 2, मतलब a 2 बार है तो 2 आ जाएगा, b में करेंगे तो b की घात 2 आ जाएगा। ये इसको इस तरह से भी होता है ये, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सिंपल होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका माइनस करेंगे तो देखो a - b की घात 3
बराबर a की घात 3, मैं ऊपर वाली लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाली a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b, है ना। यदि देखो, है ना, ये वाली लिखी मैंने ये, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये वाली प्लस में है, ये वाली इसको माइनस में लिख दी। यदि आप माइनस का पूछे तो आप माइनस का बता दे, माइनस 3ab आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये प्लस की है, ये माइनस की सर्वसम्मिका है, ठीक है। अब देखो, इसको यदि मैं एक्सपेंड करूं, इसको मैं प्रसार करूं इसका, तो इसका प्रसार कैसे कर सकता हूं मैं, देखो a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab। अब यहाँ इसका गुणा इसमें किया मैंने, इसमें तो क्या आ जाएगा, घात 2 आ जाएगा। फिर इसका गुणा मैं इसमें करूंगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3ab का 3ab का गुणा किसमें करूं, इसमें करूं b में, तो क्या आ जाएगा 3ab की घात 2 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा एक बताने की कोशिश करता हूँ, एक चीज चिन्हों की किस तरह से। देखो यदि माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है ना। देखो मैं बताता हूँ, माइनस होता है, और यदि हम माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। यदि माइनस इंटू माइनस करते, माइनस कोई सी संख्या है मान लो यहाँ पर, यदि हम उनका गुणा करते हैं माइनस माइनस का तो प्लस आता है, ठीक है। और यहाँ तो आपको पता ही होगा, अब तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। धन ऋण इनका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, है ना। और यदि हम प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है, जैसे मान लो माइनस का हम यहाँ पे प्लस और माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो दो चिन्ह है इनका हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। ये जो दो संख्याएं मान लो यहाँ पर माइनस की दो संख्याएं हमको दे रखी है, उनको यदि हम जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि कोई सी भी संख्या एक तो माइनस की रहेगी, बड़ी रहेगी। जो हमारा क्या रहता है रूल कि हम बड़ी संख्या रहती है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं, उसका साइन हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे मान लो कोई सी एक संख्या तो बड़ी रहेगी माइनस की, तो उसका चिन्ह हम माइनस लगा देंगे। तो याद रखो आप क्या, कि यदि हम संख्याओं को जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो माइनस आता है, और यदि हम उनका गुणा करते हैं तो प्लस आता है। और ये चिन्ह आपको तो याद ही होंगे, है ना। यदि हम उनको गुणा करते हैं, माइनस और प्लस का यदि गुणा करते हैं तो माइनस आता है, क्या आता है, माइनस। और प्लस की संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है। ये आप याद रखना, तो आप कभी मैथ्स में गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये आप चिन्ह याद रखना, तो आप मैथ्स में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये होती है, ठीक है। और क्या होती है, इसको माइनस में करेंगे तो a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ठीक है। इस पद को हम बीच में भी लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं कि a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और भी है, देखो क्या है, a प्लस बी की घात 3, ये जो मैंने अभी करवाई थी आपको, क्या होता है, चलो ये रहने दो, अभी एक और देख लो। एक और है, वो क्या है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी और a माइनस b, ये होता है, ठीक है। और क्या होता है, कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, है ना। फिर ये 4 है, a प्लस बी की घात 3, क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है, आगे इसको यदि हम माइनस में करेंगे तो a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3, ध्यान से देखना, माइनस में कर रहे हैं, b की माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी की घात a माइनस बी, ठीक है। माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। इन दोनों इसको, इन सर्वसमीकाओं को देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है वो तो, पर मैं बता देता हूँ इसको और कैसे हम लिख सकते हैं सर्वसमीका। देखो a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab। अब ये जो इसका गुणा है ना, इसका इसमें पूरे में करेंगे, है ना, मैंने बताया था। तो 3a की घात 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस लगा दो, फिर इस पूरे का गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ करो, तो 3ab
आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है तो घात 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इसको माइनस में, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस, माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab फिर a माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लिख के देखें, इसको एक्सपेंड करते हैं, इस वाले को क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इस पूरे का गुणा कहाँ करेंगे, इस a में करेंगे, माइनस लगा दो, इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, a यहाँ पर भी है तो 1 की घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 और 1 दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, a की घात 2 हो जाएगा, और b तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, केवल मैंने इसमें गुणा किया है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम अब इसमें करेंगे b में, तो अब देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो चिन्हों का भी गुणा होगा, जो साइन दिए हुए हैं उनका भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर दो तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, a भी ऐसा कैसे आ जाएगा, लेकिन b यहाँ पर भी है तो b की घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आधार समान होने पर, ये लाइन याद रखना, आपको आगे समझ में आ जाएगी, पर ये लाइन आप याद रखना क्या है, आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो a b की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना प्लीज। ठीक, आगे देखो, अगली सर्वसमीकरण हमारी क्या जा रही है, ध्यान से देखना। देखो ये आपको मोस्ट टाइम भी है, ठीक है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, a की घात इस तरह से है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, ये है क्या है, फिर से लिख देता हूं मैं, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, a प्लस b ये होता है, फिर अंदर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, ये नहीं होता है। ठीक है, a की घात 2 प्लस ab प्लस b की घात, अली सिक्स्थ सर्वसमीकरण क्या है वो देखना आप, क्या है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b, ये है, फिर ब्रैकेट में आएगा a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2, ये होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, इसी की माइनस, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या होगा, a माइनस b ये होता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, a की घात 2, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे प्लस कर देना, ab प्लस b की घात 2, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाता है, याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखने की कोशिश कर लेना। देखो ये तो इससे ऐसा कैसा सेम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस a भी हो जाएगा, केवल ये बदल रहा है, बस इसका ध्यान रखना आप, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और किस तरह से बदल रहे हैं ये आप थोड़ा समझना, कि प्लस के बाद यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ माइनस के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे, वेरी मोस्ट टाइम पे, ठीक है, IMP है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और आपको ये आगे भी बहुत काम आने वाली है, आगे भी आपको ये बहुत ही काम आने वाली, 9th 10th 11th 12th जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना, वहाँ तक आपको ये काम आने वाली है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा याद प्लीज़। ठीक है, याद बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके मैथ्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, और आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी मैथ्स को सॉल्व करने में, इससे मैथ्स आपको कठिन नहीं लगेगा, आपको आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन्हें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने हेतु जो हेरोन का सूत्र है, आपने पढ़ा होगा 8th में हेरोन का सूत्र, तो इसमें जो एस है ये क्या होता है, एस जो है ये क्या होता है, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। तो त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ऐसे पूरा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये ABC क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो साइड्स होती हैं, ये जो साइड्स होती हैं ये क्या है, ये ABC हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.3, ये जो क्वेश्चन लिखा ना, मैं इसका बता रहा हूँ क्या लिखा है, 0.3 का वर्ग है, तो आपसे पूछ रहा है 0.3 का वर्ग क्या होगा,
है ना। वर्ग मतलब क्या, मतलब वर्ग मतलब उसको दो बार गुणा करके लिखो, 2 बार गुणा करके उसे सॉल्व करो, है ना। 2 बार उसका मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ कितना आ रहा है, ऐसा वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं, मतलब मैं आपसे बोलूँ कि 2 का वर्ग बताओ तो आप जल्दी से बता दो कि 2 × 2 मतलब 4, 2 का वर्ग क्या है, 4 है। मैं आपसे पूछूँ 3 का वर्ग क्या है तो आप बता दोगे 9 है ना। मैं आपसे पूछूँ 4 का वर्ग क्या है तो आप बता दोगे 16 है। तो आप कैसे बता पा रहे हो, आप 4 का गुणा 4 में कर रहे हो, है ना, मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करके लिख कर सोल्व कर रहे हो। तो वैसे ही 0.3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैसे करें, कैसे होता है ये, मैं भी ये आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ। देखो किस तरह से होता है, देखो ध्यान से देखना। 0.3 गुणित 0.3 इनका करना है गुणा। तो सिंपल है, 3 का गुणा इसमें करो, 3 तिया 9, 0 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 का इसमें करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 का 9 ही आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, फिर ये एक और 0 है ये वाली, तो इसका 0 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखना दशमलव कितने अंकों के बाद लगाए, तो 1 अंक के बाद यहाँ लगाए, 1 अंक के बाद यहाँ लगाए, तो कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो इसमें, तो 1 अंक और ये 2 अंक यहाँ लगा दो, दशमलव लगा दिया, तो आंसर हो जाएगा 0.09, ठीक है। इस तरह से, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और मैं आपको वर्ग सारे कम से कम 25 तक वर्ग याद कराऊंगा, है ना। जैसे 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, ऐसे मैं आपको 25 तक वर्ग याद कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको 9th 10th 11th 12th तक आपको मैथमेटिक्स में कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया x की घात m, है ना, यहाँ पे दिया है x की घात m और x की घात n गुणा करके, है ना। तो इसका क्या होगा, तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ये मैंने करवा रखी हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसका अभी तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा सी वाला। कैसे आ रहा है ये आप उसमें समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ठीक है, फोकस्ड होकर ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, हम मोस्ट टाइम पे आइडेंटिटीज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की गुण धर्म है ना, फॉर्मूलेज हैं जो आपको आगे तक काम आएंगे। कहाँ तक, 9th 10th 11th 12th, जहाँ तक आप मैथ से पढ़ोगे ना वहाँ तक आपको ये काम आएंगे, ठीक है। ये बेसिक है, आपको ये पता ही होना चाहिए यदि आप मैथ से पढ़ते हो तो, ठीक है। क्या है, देखो फर्स्ट है कि यदि कोई संख्या a है जिसकी घात m है, क्या है, यदि कोई संख्या, देखो यहाँ पे, यदि कोई संख्या m है ना, और यदि कोई संख्या a है जिसकी घात m है, यदि कोई संख्या a है जिसकी घात m है, और एक और कोई संख्या वही की वही दे रखी है, मान लो वही की वही वो दे रखी है, क्या दे रखी है, a दे रखी है, तो उसकी घात भी n है, मान लो कोई अलग घात है, तो इसका आंसर क्या आता है, तो a लिख दो और फिर वो संख्या ही लिख दो, और फिर उन घातों को क्या कर दो, जोड़ दो, उन घातों को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि मान लो a दिया है आपको, है ना, m दिया है गुणित, और b दिया, b की घात दी हुई है, वो भी m दी हुई है, तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देना, इन दोनों संख्याओं का क्या कर देना, गुणा कर देना, क्या कर दो, गुणा, और ये केवल एक बार लिख देना m, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं, a की घात m मान लो है, और b फिर a की घात नीचे भी क्या है, नीचे की a की घात m है, और नीचे भी a की घात n है, अलग अलग घाते, क्या है, अलग अलग घाते, तो इसका आंसर क्या आता है, a लिख दो, मतलब वही की वही संख्या लिख दो वापस, और फिर m माइनस n कर दो, m माइनस n कर दो, ठीक है। यहाँ आप समझ सकते हो कि क्या गुणा में, यहाँ देखो ये और दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। यदि गुणा में रहता है तो जोड़ दो, और भाग में रहता है, बट्टे में रहता है, भाग में रहता है तो घटा दो घातों को, सिंपल सी बात है। गुणा में रहता है तो घातों को जोड़ दो, भाग में रहते हैं तो घातों को घटा दो, ठीक है। जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है कि a की घात m है, और फिर क्या है, n भी है, तो आप कैसे कर सकते हो, तो इन दोनों घातों का गुणा कर दो, इन दोनों घातों का क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है, इस तरह से, है ना। और यहाँ पे एक शर्त होती है, यहाँ पर इस आइडेंटिटीज में एक शर्त होती है कि m का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
m का मान बड़ा होना चाहिए n से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। तो इन आइडेंटिटीज को हम समझते हैं कि ये कैसे लागू होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये किस तरह से इंप्लीमेंट हम इसको करते हैं, किस तरह से हम सवालों में इसको लगाते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, ठीक। फर्स्ट वाली देखना, कौन सी देखना, फर्स्ट वाली। कैसे देखेंगे, देखना ध्यान से, देखो मान लो ये है। अब आपको देखो कैसे आएगा सवाल, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इस तरह से आएगा एग्जाम में। आपको मान लो 9th में ऐसा क्वेश्चन आया, कैसा आया, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कैसे कि 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3, है ना, ऐसा दिया है। तो अब क्या आएगा इसका आंसर बताओ, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर दो, कैसे करोगे, यहाँ से कैसे करेंगे, इसको यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बार हम क्या कर देंगे, एक बार हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जैसे ए था यहाँ पर, मतलब 2 है यहाँ पर, तो हमने एक बार ए लिख दिया, वैसे ही हम यहाँ पर एक बार 2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, हमने m और n को क्या कर दिया, जोड़ दिया ना, तो m ये मान लो 2, m क्या मान लो 2 और n क्या मान लो 3, क्या मान लिया 3, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5 हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, हो गए। अब इनको क्या करो, इनका गुणा करो, 2 की घात 5, तो 2 को कितनी बार लिखो, 5 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इनको 2, अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 32। और इन दोनों का आंसर भी 32 आ जाएगा। कैसे, 2 की घात 3, इनका गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा इसका आंसर। इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4, 8 चुका 32, दोनों का यही आंसर आ रहा है। तो ये क्यों, ये आपको ऐसा करने का बोला जाएगा, ऐसा आपको ऐसा, हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, हम तो निकाल सकते हैं ना, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा करने को बोला जाएगा कि आप ये लगाओगे, ऐसा बोला जाएगा आपको, क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंप्लीमेंट होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आपको मैं बताऊं, जैसे देखना, नेक्स्ट देखना किस तरह से, देखो यहाँ पे मान लो दिया है हमको, देखना देख नहीं रहा होगा आपको, देखो x की घात यहाँ पे 2 दिया है, गुणित, ये गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह हम डॉट से भी लगा सकते हैं, डॉट, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया x की घात 5, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको देखो यहाँ पर a की घात m दी हुई, यहाँ पर a की घात n, मतलब x की घात यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम m, और इसको क्या मान लेंगे n, ये हो जाएगा हमारा m, इसको मान लेंगे n, ठीक है। तो a था यहाँ पर, इसकी तुलना करो ध्यान से, देखो a यहाँ पर भी है, तो a मतलब x से है, a यहाँ पर मतलब ये भी x से है, ठीक है। तो 2 a थे तो हमने 1 a लिख दिया था, ऐसे ही यहाँ पे 2 x से, तो यहाँ पर क्या लिख दो, 1 x लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे m थी एक घात और एक घात n थी, तो इन दोनों घातों को हमने क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5 है, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 5 को दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऐसे ये काम आती है सर्वसमीका। ये सर्वसमीका चरों में बहुत काम आती है। जो चर होता है ना, x क्या है, ये चर है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है वो चर होता है, और जिसकी वैल्यू हमको पता होती है वो अचर होता है। जैसे 5 की वैल्यू पता है कि 5 ही है ना, तो ये 5, ये क्या है, अचर है, और ये क्या है, x चर है। जितने भी चर होते हैं x y z a b c, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे चर होते हैं, और ये अचर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या है, संख्याएं जितनी भी होती है वो सारी क्या होती है, अचर होती है। और जो x y z जितने भी ऐसे होते हैं वो चर होते हैं, क्या होते हैं, वो चर होते हैं, ठीक है। चलो, तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखो आगे, अगली आइडेंटिटीज हमारी थी, अगली आइडेंटिटीज क्या थी कि a की घात m है ना, और फिर क्या है, b की घात भी m है। तो क्या हो जाता है कि a b कर दो और एक घात लिख दो, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो आपको दी हुई है x की घात 5 दी हुई है, और y की घात आपको दी हुई है 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2 दी हुई, नहीं सॉरी 2 नहीं, सेम ही रहेगी ना, घात सेम ही रहेगी। यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m, तो है ना, तो यहाँ पर भी m है। तो देखो अब यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, तो मतलब ये दोनों संख्याएं अलग अलग है, a और b अलग अलग है, तो वैसे यहाँ पर भी संख्याएं दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को ऐसा कैसे ही लिख दो, और ये एक 2 बार m लिखे हैं, तो हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया था, फॉर्मूला है ये क्या है, फॉर्मूले को देखकर हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखा 2 बार है, तो इसको एक बार लिख दो, बस ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। इस तरह से इसको संख्या में लिख कर देखें, 2 की घात 2, 3 की घात 2, है ना। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखो
ए, ये रहा ए, ये बी, ये रहा। घात दोनों की सेम है, यहाँ पर भी दोनों की घात क्या है, सेम है। तो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों घातों को क्या कर देंगे, जोड़ दे, नहीं गुणा कर देंगे ना। ए भी लिखा, ए भी मतलब गुणा कर दो, 3 दून 6 कर दिया। क्या करते, 3 दून 6। घात कितनी बार है, घात कितनी है, 2 है, मतलब m कितना है, एक ही है m। तो यहाँ पर 2 m है ना, 1 m 2 m, तो एक बार लिख दिया था। वैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो इसको एक बार लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 को कितनी बार लिख दो, 2 बार। 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आइडेंटिटीज लगती हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप समझ में आया होगा आपको। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगली देखो, अगली आइडेंटिटीज क्या है। ए की घात यहाँ पे दी हुआ m मान लो, और यहाँ पर a की घात n दिया हुआ है, तो अब कैसा होता है, m माइनस n ये होता है। तो देखो इसको संख्या में लेके देखें, तो मान लो 2 की घात 3 है, और नीचे दिया है 2 की घात 2 है। तो इसको कैसे करते हैं, तो 2 को यहाँ पे देखो, a यहाँ पर दिया, a यहाँ पर, मतलब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो 2 a यहाँ पर थे, तो एक बार लिख दिया था, तो एक बार यहाँ पर लिख दो, ठीक है। m लिखा है, यहाँ पर भी n है, तो इन दोनों m n को हमने क्या करा, m माइनस n कर दिया। तो वैसे इन 3, ये इस 3 को, इसको 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 3 माइनस 2, क्योंकि ये पावर है, ये 2 की घात है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा आंसर, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज लगती हैं, ठीक है। ये आपको आगे बहुत काम आएंगी, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो आगे, अगला क्या था हमारा। देखो फ्रेंड्स, ये कैसे दिया है कि a की घात m और n है ना, तो ये इस तरह से दिया हुआ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, है ना, पढ़ा है ना। तो वैसे ये 2 की घात 2 है, मतलब a की घात m है, वैसे ये n है ना। इस तरह से आप तुलना करके देखना थोड़ा सा कि ये m का काम कर रहा है, ये है, ये n है, तो ये 3 है, ऐसे, ठीक है। तुलना आप करना। तो मैंने क्या करा, a ऐसा जैसा ही था, फॉर्मूला के हिसाब से मैंने ऐसे ही 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे m और n ये दोनों साथ में लिखे, मतलब दोनों साथ में लिखे, मतलब ये गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 3 दून 6 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और 2 की घात 6, 6 को कितनी बार 2 को कितनी बार लिख दिया, 6 बार लिख दिया, तो आंसर आ गया 64। ऐसे ही आइडेंटिटीज होती हैं, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली है, ओके। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, ध्यान से समझना। जैसे ये क्या है हमारा ये क्या है, चतुर्भुज है, जो बना हुआ ये क्या है, चतुर्भुज है। अब इसके अंदर कोई यदि वृत्त बन जाता है ना, वृत्त पूरा इसके अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये मेरा जो थोड़ा गलत हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, फिर से मैं बना देता हूँ। देखो, इसके अंदर ही बनना चाहिए, ठीक है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसके अंदर यदि कोई वृत्त बनता है, चतुर्भुज के अंदर यदि कोई वृत्त बनता है, तो उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, ये कोनों पर जो कोण बन रहा है ना, ये वाले, ये जितने भी कोण बन रही है, तो अब क्या है, ध्यान से सुनना। क्या लिखा है क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण। तो ये आमने सामने के कोणों का योग कितना है, तो देखो ये 90 डिग्री है, ये कोण भी, और ये भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही तो हमको करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, मतलब आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग कितना होता है, उनका जोड़ कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। राइट आंसर हमारे पास दिया है, ये रहा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया है, देखना ध्यान से, सॉरी, देखो यहाँ पे हमारे पास दिया, ये वृत्त ये बना हुआ है, ठीक है। अर्धवृत्त मतलब आधा, ये हमारे पास यहाँ केंद्र है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक। अर्धवृत्त मतलब ये ऊपर वाला केवल ये है ना, नीचे का भी हो सकता है। तो ये ऊपर वाला, यहाँ पर मान लो ये कोई त्रिज्या है, तो यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोण बन रहा है यहाँ पर। तो ये कोण कितने डिग्री का होता है, मतलब ये कोण कौन सा है, तो यहाँ पर ये समकोण है। समकोण मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का ये कोण है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समकोण, क्या आ जाएगा, समकोण, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण, जैसे ये वृत्त फिर से समझा देता हूँ, ये कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। सारे कहीं से भी ले लो, कहीं पर भी ये क्या आएगा, 90 डिग्री का कोण ही रहेगा। अर्धवृत्त में, आधे वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
36% का भिन्न रूप क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये समझिए भिन्न क्या होता है। तो आप याद रखना भिन्न बराबर क्या होता है, ध्यान से सुनना, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर होता है। भिन्न बराबर याद रखना है, फॉर्मूला होता है भिन्न का, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। ठीक है, ये आप याद रखना प्लीज़। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि 36% को भिन्न रूप में लिखो। भिन्न रूप मतलब बटे के रूप में लिखो, जैसे 3/5, 4/5, 3/6, ये जो बटे में होती है ना, इस प्रकार इसको लिख के बताओ। तो 36%, अब ये प्रतिशत को हम हटाएंगे, किसको हटाएंगे? प्रतिशत को हटाया तो और इसके बटे में कितना लिख देंगे हम? 100 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब 100 में से, है ना। जैसे मेरे बने 9th में 90%, है ना, सच में भी बने। ठीक है, तो 90% बने मान लो। ठीक है, तो ये क्या है? 100 में से दिए मुझे, परसेंट मतलब 100 में से। ठीक है, तो अब इनको क्या कर दो हम? भिन्न रूप में, मतलब इनको लिख दो। तो कैसे लिखेंगे भिन्न रूप में? भिन्न रूप में लिखने के लिए हम क्या, अभी तो भिन्न रूप में है ही, सही है, लेकिन भिन्न रूप में कब होती है? जब ये संख्या कटे ना। जब ये संख्या एक दूसरे से कटेगी नहीं, तब तक इनको काटते जाओ। ठीक है, तो अब ये कट रही है, किससे कट रही है? तो ये कट जाएगी, किससे कट जाएगी? 9 से कट सकती है ना, 9 से बिल्कुल कट जाएगी। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो फिर से ध्यान से सुनना। इसको मैं 2 से काटता हूँ, किससे? 2 से काटूंगा, देखो कैसे। 2 एक कन्ना 2, 2 अठी 16 कट जाएगा, ये ऊपर वाला तो है ना। नीचे वाला भी 2 से ही काटो, हमेशा एक ही टेबल से कटता है। ठीक है, याद रखना, कौन से? दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए, ये याद रखना। इसको भी 2 से ही काटो, तो कैसे कट जाएगी? 2 5 जा 10, मतलब 2 पंजे 10 और 0 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटो, जो 18/50 आया ना, इसको 2 से काटो फिर से। 18/50 को किससे काटो? 2 से। तो ये 2 ही ना में 18, मतलब 2 9 जा 18 हो जाएगा। और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, क्या आया? 9/25 आया। तो ये है आंसर हमारे पास, ये रहा 9/25। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा मैथमेटिक्स की, अभी और बचे हुए हैं क्वेश्चन, आपकी फुल तैयारी में करवाऊंगा। पर बस आपका ये है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास पर्सनल ग्रुप है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, और साथ ही मैं आपको 9th 10th लाइव भी पढ़ाऊँगा, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और आप मेरे साथ लाइव 9th और 10th में बिल्कुल आपको मैथमेटिक्स, साइंस बिल्कुल मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा। ठीक है, और यदि चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए हमेशा और स्वस्थ रहिए।